लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक सेल कंप्लीट कर लिया था। यूकैरियोटिक सेल का इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, ये डायग्राम वगैरह डिस्कस हो गए थे। यूकैरियोटिक सेल में पहली हेडिंग है सेल मेम्ब्रेन, तो हेडिंग डालें सेल मेम्ब्रेन। पहले कुछ जनरल बातें समझ लेते हैं, उसके बाद एक डायग्राम बनना है, वो डायग्राम बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालेंगे सेल मेम्ब्रेन। चाहे सेल मेम्ब्रेन कहें, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें, चाहे प्लाज्मा लेमा कहें, तो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा ये सब एक ही है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो दो तीन पहले रटने वाले सवाल हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल डिटेल वैज्ञानिकों को कब पता चला। तो स्ट्रक्चरल डिटेल तब पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हो गई 1950s में। लेकिन स्ट्रक्चरल डिटेल से पहले सेल मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर का अंदाजा लगा ले गए थे कि ऐसा ऐसा कुछ होगा, कंफर्म नहीं था। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि पॉसिबल स्ट्रक्चर का अंदाजा वैज्ञानिकों को कब लगा। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर तब पता चला जब इन्होंने केमिकल स्टडी की। तो केमिकल स्टडी की तो उससे पॉसिबल स्ट्रक्चर पता चला। तो केमिकल स्टडी से पता क्या चला था? तो ये पता चला था कि किसी पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन में जो मेन है वो दो हैं। एक का नाम, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक का नाम प्रोटीन है और दूसरे का नाम लिपिड। यही दो मेन केमिकल है। बाद में और बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो फिर फाइनल बात ये आई कि केमिकल वाइज अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा कि इन तीनों का रेशियो क्या है। तो कहा अलग अलग सेल मेम्ब्रेन का रेशियो अलग अलग होता है। फिर भी ह्यूमन आरबीसी की मेम्ब्रेन का अगर हम बात करेंगे तो उसमें रेशियो है 52% प्रोटीन होता है, 40% लिपिड होता है। तो बचा कितना? 8% के आसपास कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब रटने वाले सवाल हैं, हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन कब पता चली? तो कहेंगे बाई केमिकल स्टडी। केमिकल स्टडी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्पेशली किस सेल की? तो आंसर देंगे ह्यूमन की आरबीसी की। और जब केमिकल स्टडी की गई, ये बेटा पॉसिबल स्ट्रक्चर, सही कर लो इसको, ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है। पॉसिबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैसे पता चला? तो आंसर देंगे केमिकल स्टडी से पता चला। तो जब केमिकल स्टडी की गई तो पता यह चला कि सेल मेम्ब्रेन में जो मेन कंपोनेंट हैं, मेनली इसमें दो चीजें मिलेंगी, एक प्रोटीन और दूसरा लिपिड। लेकिन फिर वैज्ञानिक काम करते रहे तो बायोकेमिकल स्टडी की गई। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। तब इससे क्या पता चला? इससे फिर पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में
प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो कभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि प्रोटीन और लिपिड है, कभी कह रहे हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। तो फाइनल जो बात हो गई कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन कि अगर केमिकल की बात करेंगे तो इसमें तीन चीजें मिलेंगी। प्रोटीन मिलेगा, लिपिड मिलेंगे और कार्बोहाइड्रेट। इसका अगर परसेंटेज की बात करें तो 52%, 40%, तो ये मोटा मोटा कितना हुआ 8। ये जो रेशियो है वो किसके लिए है? ह्यूमन आरबीसी के लिए है और रेशियो वेरिएबल होता है, सेल का फिक्स नहीं होता है। आखिरी लाइन, स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो कहोगे कब पता चला? आफ्टर एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये किस दशक में हुआ? 1950s, 1950 के दशक में। तो हमको तीनों चीजें पढ़नी है। हम लोग प्रोटीन के बारे में भी पढ़ेंगे, लिपिड के बारे में भी पढ़ेंगे और कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तीनों केमिकल के बारे में अलग पढ़ने से पहले एक डायग्राम बना रहे हैं, वो डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन लिपिड के, 2-3 क्वेश्चन प्रोटीन के और 2 ही 3 क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट के। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो स्ट्रक्चर में प्रोटीन और फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों के बारे में इसी डायग्राम से डिस्कस हो जाएगा। पहला सवाल है लिपिड। तो लिपिड किसी पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड पाई जाती है वो 2 लेयर के फॉर्म में पाई जाती है, इसी नाते इसको लिपिड बाई लेयर कहते हैं। लेकिन लिपिड के नाम पर कौन सी लिपिड होती है? तो आंसर देंगे 2 लिपिड पाई जाती हैं। एक पाई जाती है फास्फोलिपिड और दूसरी चीज पाई जाती है कोलेस्ट्रॉल। तो अगर लिपिड कंटेंट की बात करें तो फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल होगा। जैसे आप 2 नाम बताओगे वैसे पूछेगा मेन लिपिड कंटेंट कौन है, तो आंसर देंगे फास्फोलिपिड। अगर फास्फोलिपिड आंसर में ना मिले तो हम फास्फोग्लिसराइड भी कह सकते हैं। क्या है अभी बताएंगे। अगर ये भी ना मिले तो फास्फोलिपिड के नाम पर लेसिथिन मिल सकता है। तो चाहे फास्फोलिपिड कहो या कौन सी फास्फोलिपिड है तो कहोगे फास्फोग्लिसराइड है या क्या है, आंसर देंगे लेसिथिन है। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये कैसे बनता है केमिकल वाइज भी बताएंगे। अब सवाल यह है कि किसी पर्टिकुलर फास्फोलिपिड में होता क्या क्या है। तो 2 चीजें, इसका मैंने सिंपल एक कार्टून स्ट्रक्चर यहाँ बना रखा है। इसमें कुल 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल। तो जो हेड होता है उसकी खास बात है कि वो पोलर होता है और वो हाइड्रोफिलिक होता है, जबकि जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है और नॉन पोलर होता है। तो हेड कैसा होता है और टेल कैसा होता है किसी फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल में? तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड है वो पोलर है और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो पानी की तरफ आकर्षित होता हो या पानी पसंद करता हो, और हाइड्रोफोबिक का मतलब जो पानी को एवॉइड करता हो। तो जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और क्या होती है, नॉन पोलर होती है। तो सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की लेयर कैसे लगाई जाए। जैसे देखो, जैसे मान लेते हैं कि एक लेयर लगा दी गई। अगर एक लेयर लगाओगे तो जैसे मान लेते हैं ये हेड हेड लगा दिए गए और ये टेल टेल लगा दिए गए। तो
किसी पर्टिकुलर सेल के बाहर पाया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसमें वाटर होता है, तो हेड किसके पास पहुंच जाएगा? वाटर के पास पहुंच जाएगा। लेकिन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी तो होता है, उसमें भी वाटर होता है, तो टेल भी किसके पास पहुंच जाएगी? वाटर के पास। जबकि टेल की खास बात क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो ऐसे हिसाब से अरेंज करिए कि टेल वाटर के पास ना पहुंचे। तो इसका एक ही तरीका है कि इसकी 2 लेयर लगा दीजिए। अब जब 2 लेयर लगा दोगे तो ये देखो हेड इसका, टेल इधर, ऐसे ऐसे लगा दिया। देखिएगा इस वाले हेड को वाटर साइटोप्लाज्म से मिल गया और इस वाले हेड को वाटर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से मिल गया। इसका भी टेल बच गया, इसका भी टेल बच गया। तो ये 2 लेयर में क्यों लगाई गई? तो कहोगे ऐसा इस नाते किया गया है कि जो नॉन पोलर टेल है या जो हाइड्रोफोबिक टेल है, जो किसकी बनी है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फैटी एसिड की, उसको बचाना है किससे? एक्वस कंडीशन से, वरना एक ही लेयर न लगाई जाती। तो किसी भी लिपिड, किसी भी मेम्ब्रेन में लिपिड की 2 लेयर लगाई गई, यह है एसर्शन। तो कारण क्या है? तो अगर 2 लेयर ना लगाया जाता तो हेड भी पानी के पास होता, टेल भी पानी के पास है। तो नेचर ने व्यवस्था क्या कर दी है कि 2 लेयर लगा दीजिए, तो हेड बाहर की तरफ हो जाएगा। इसका देखो हेड इधर बाहर की तरफ है, इसका हेड इधर बाहर की तरफ है, और टेल क्या हो गई? अंदर की तरफ। यहाँ देखो ये हेड बाहर की तरफ, ये हेड बाहर की तरफ, और इसका टेल क्या हो गया? अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ क्यों लगाया गया? क्योंकि बचाना है किससे? एक्वस कंडीशन में। तो लिपिड में केवल 4 क्वेश्चन है। लिपिड के नाम पर फास्फोलिपिड और लेसिथिन है, मेन फास्फोलिपिड है, या क्या कह सकते हैं फास्फोग्लिसराइड, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। तीसरा सवाल ये है कि ये डबल लेयर होगी। अब डबल लेयर क्यों बनाई गई? तो भी बताया है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फैटी एसिड चेन है उसको पानी से बचाना है। इतने क्वेश्चन लिपिड में है। अब आ जाते हैं प्रोटीन। अगर हम प्रोटीन को ध्यान से देखें तो देखिए ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, हमने 3 प्रोटीन यहाँ बना रखी हैं। ये वो प्रोटीन है जो सरफेस पर है, ये वो प्रोटीन है जो सरफेस पर है, और ये वो प्रोटीन है जो यहाँ से यहाँ तक धसी हुई है। तो प्रोटीन 2 प्रकार की होती हैं, एक का नाम होता है पेरिफेरल प्रोटीन, एक का नाम होता है इंटीग्रल प्रोटीन। इसी को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इसी को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसकी खास बात है ये सरफेस पर पाई जाएगी। इसकी खास बात है ये टोटली या पार्सली धसी होगी किसमें? सेल मेम्ब्रेन में। ये सरफेस पर पाई जाएगी। कौन सी? बाहर वाली सरफेस की अंदर वाली सरफेस? तो कहोगे दोनों सरफेस पर, आउटर सरफेस और इनर। तो अगर हमको प्रोटीन निकालना हो तो कौन सी प्रोटीन आसानी से निकल आएगी? पेरिफेरल प्रोटीन आसानी से निकल आएगी। तो एनसीईआरटी में लिखा है इस हिसाब से कि कौन सी प्रोटीन कितने आसानी से निकलेगी। प्रोटीन 2 कैटेगरी की होती है, पेरिफेरल और इंटीग्रल। जो आसानी से निकल आए, जो सरफेस पर हो, उसका नाम पेरिफेरल, और जो आसानी से ना निकले, अंदर धंसी हो, उसका नाम इंटीग्रल। इतने क्वेश्चन। फिर आखिरी आता है कार्बोहाइड्रेट। जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना, जरा उसको देखो। अगर हम एनसीईआरटी वाले डायग्राम को देखें, ये डायग्राम बना हुआ है और उसमें ये शुगर है, ये देखो शुगर लिखा है यहाँ। तो ये जो शुगर वाली चेन बनी है ये कहाँ कहाँ है? तो ध्यान से देखें तो ये शुगर किससे जुड़ी हुई है? तो ये शुगर पेरिफेरल प्रोटीन से जुड़ी है। लेकिन ये भी तो शुगर है, ये किससे जुड़ी है? इंटीग्रल प्रोटीन से। और ये भी तो शुगर है, ये किससे जुड़ी है? लिपिड से जुड़ी है। तो शुगर या कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा है? तो कहोगे प्रोटीन से। कौन सी? पेरिफेरल से भी और इंटीग्रल। देखो इंटीग्रल प्रोटीन से भी तो शुगर जुड़ा हुआ है। तो शुगर किससे अटैच है? तो पेरिफेरल प्रोटीन से अटैच है, इंटीग्रल प्रोटीन से अटैच है और लिपिड से भी अटैच है। एक खास बात, एक ये देखो, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सरफेस बाहर की तरफ, ये सरफेस अंदर की तरफ है। केवल बाहर की तरफ ही शुगर बना है, अंदर की तरफ देखो कहीं नहीं बना है। तो कार्बोहाइड्रेट या शुगर किस सरफेस की तरफ पाया जाएगा? तो कहोगे आउटर सरफेस की तरफ पाया जाएगा, इनर सरफेस की तरफ नहीं पाया जाएगा। एक खास बात, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ जाए तो कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइको कहते हैं। इसी नाते कार्बोहाइड्रेट अगर प्रोटीन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर लिपिड से जुड़ा तो ग्लाइकोलिपिड होगा। तो फिर देखते हैं हम लोग,
अगर ध्यान से देखें तो यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा है, लिपिड से। यहाँ कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा है, पेरिफेरल से। यहाँ कार्बोहाइड्रेट किससे जुड़ा है, इंटीग्रल से। तो कार्बोहाइड्रेट बाउंडेड टू द लिपिड एंड प्रोटीन, और किस सरफेस पर है, केवल आउटर सरफेस पर है। अगर ये लिपिड से जुड़ा होगा तो नाम ग्लाइकोलिपिड, और अगर प्रोटीन से जुड़ा होगा तो नाम ग्लाइकोप्रोटीन। तो ओवरव्यू में क्वेश्चन केवल इतने ही हैं। 2 बातें हम प्रोटीन की लिखेंगे, 2 लिपिड की और 2 ही कार्बोहाइड्रेट की। हमारे साथ लिख लीजिए। पहला है लिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इसमें 2 नाम लिख देंगे। एक लिख देंगे फास्फो लिपिड और दूसरा लिख देंगे कोलेस्टेरॉल। एक क्वेश्चन, लेकिन फास्फोलिपिड ही क्या है, मेन है, और ये वास्तव में क्या है। फास्फोग्लिसराइड। अब ये फास्फोग्लिसराइड कैसे बनता है वो जरा देख लीजिए। अभी लिखना बंद की, इधर देखिए। जैसे मान लेते ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, और इसमें वैलेंसी मेंटेन कर लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये OH लगा है, ये OH लगा है, ये OH और ये H। इसको कहते क्या है, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ग्लिसरॉल में ये वाला OH हटा दिया जाए, ये OH हटा दिया जाए, ये OH, तीनों OH हटा दिए जाएं, तो जैसे तीनों OH हटाओगे और इसकी जगह फैटी एसिड जोड़ दिया जाए, तो देखो इसकी जगह क्या जोड़ दिया, इसकी जगह जोड़ दिया यहाँ फैटी एसिड, यहाँ फैटी एसिड और यहाँ फैटी एसिड, तो तुरंत ग्लिसरॉल का नाम बदल जाएगा और इसी का नाम ट्राइग्लिसराइड फैट, या इसी को कहेंगे लिपिड। क्या कहेंगे, लिपिड। अब ध्यान से सुनिएगा, एक फैटी एसिड हटा दिया जाए, एक फैटी एसिड हटा दिया जाए तो देखो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये कार्बन ऐसे रहेगा, ये कार्बन ऐसे रहेगा, ये कार्बन ऐसे, इधर की तरफ हाइड्रोजन, इधर की तरफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यहाँ क्या लगा है, फैटी एसिड, यहाँ क्या लगा है, फैटी एसिड। बस यहाँ देखो चेंज हो गया, यहाँ लग जाएगा फास्फेट। क्या लग जाएगा, फास्फेट। जैसे ही इस ट्राइग्लिसराइड फैट में क्या जोड़ दिया जाए, फास्फेट जोड़ दिया जाए, वैसे ही इसका नाम क्या हो जाएगा, फास्फोग्लिसराइड, या इसी का नाम क्या हो जाएगा, फास्फोलिपिड। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, तो ट्राइग्लिसराइड फैट ही किसमें कन्वर्ट होता है, फास्फोलिपिड में कन्वर्ट होता है। क्योंकि ग्लिसरॉल से शुरुआत किए थे, इसी नाते इसी का दूसरा नाम क्या है, फास्फोग्लिसराइड। तो चाहे फास्फोलिपिड कहो चाहे फास्फोग्लिसराइड, लिख लीजिए। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन में अभी बताए हैं कि 2 कैटेगरी के प्रोटीन हैं, ऑन बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। 2 टाइप की प्रोटीन है, एक का नाम पेरिफेरल प्रोटीन, या इसी का दूसरा नाम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और दूसरे का नाम है दूसरी जो प्रोटीन है वो इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन की खास बात है सरफेस पर है एंड
आसानी से निकल जाएगी। जबकि इंटीग्रल की प्रोटीन है, ये इम्बेडेड है इन मेम्ब्रेन और ये आसानी से नहीं निकलेगी। नॉट इजली एक्सट्रैक्टेड। फास्फोलिपिड का नाम फास्फोलिपिड क्यों पड़ा? तो पहले तो लिपिड बताओ, लिपिड में एक फैटी एसिड हटाओ, तभी तो क्या बनेगा? फास्फोलिपिड बनेगा। हाइड्रेट की लिख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट की खास बात है कहां? ओनली एट आउटर सरफेस। और बाउंड किससे है? बाउंड टू प्रोटीन एंड क्या? लिपिड। बस यही इतने दो क्वेश्चन। साइड हेडिंग डालिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उससे जुड़े 3 क्वेश्चन हैं। लिखें बेटा, कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। क्वेश्चन पूछेगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन किसने दिया? तो आंसर देंगे बाई सिंगर एंड निकलसन। और कब दिया? 1972। ठीक है। इसी मॉडल को कहते हैं मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किस टाइप की होती है, इस मामले में वैज्ञानिकों के बहुत सारे मत हैं। कोई कहता है कि लिपिड की 1 लेयर है, कोई कहता है लिपिड की 2 लेयर है, कोई कहता है कैसे है। मतलब अलग अलग तरीके से बहुत सारे मॉडल हैं। सारे मॉडल आपको पढ़ने नहीं, केवल एक ही मॉडल के बारे में जानना है जो सिंगर और निकलसन ने दिया है। और इसको कहते क्या है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब लिखना नहीं, सुनना। पहला सवाल यह है कि इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड के नाम पर क्या है और मोज़ेक के नाम पर क्या है? तो फ्लूइड के नाम पर पाई जाती है लिपिड। मेम्ब्रेन की जो लिपिड है वो क्या है? इस मॉडल में फ्लूइड है। और इस मॉडल में मोज़ेक के नाम पर क्या है? प्रोटीन है। तो 2 क्वेश्चन तो यही हो गए कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन में कौन फ्लूइड है, कौन मोज़ेक है। तो फ्लूइड कौन है? लिपिड फ्लूइड का काम करती है और मोज़ेक प्रोटीन का काम करते हैं। क्वेश्चन कौन सी फ्लूइड है? तो एनसीईआरटी में जो लिखा है वही याद रखेंगे। क्वासी फ्लूइड। अगर कोई चीज फ्लूइड होती है, इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये लिपिड है। अगर लिपिड फ्लूइड नेचर की है तो लिपिड के मॉलिक्यूल में फिर मूवमेंट जरूर होगा। अगर कोई चीज फ्लूइड होगी तो क्या करेगी? फ्लो करेगी। तो ये क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है और इसमें मूवमेंट होता है। अभी लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए। तो जैसे आपसे पूछेगा कि मूवमेंट होता है, बताओ कौन सा। तो जैसे मान लेते हैं कि लिपिड की ये 2 हैं। एक लिपिड ये है, एक लिपिड ये है। ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है। ये ऐसे लगे हैं ना, ये ऐसे ही तो लिपिड की बाई लेयर है। तो
तो अगर लिपिड के मॉलिक्यूल ऐसे चलेंगे तो इसको कहते हैं लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड, ठीक है, एक तरीका। दूसरा ये घूमने लगे ऐसे ऐसे, अगर लिपिड के मॉलिक्यूल ऐसे घूमेंगे इसको सर्कुलर मूवमेंट कहते हैं। और तीसरा तरीका ये है, इसे कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ऐसे। तो 3 मूवमेंट होते हैं लिपिड में, कौन कौन से? लेटरल मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। लेकिन दूसरा देखो प्रोटीन, प्रोटीन की स्थिति ये है कि ये है लिपिड, मान लेते हैं ये लिपिड है, ऐसे ऐसे लेयर बनी हुई है और उसपे ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है। तो भाई प्रोटीन का मॉलिक्यूल इधर मूव कर सकता है या इधर मूव कर सकता है, इसको कहते हैं लेटरल मूवमेंट। तो यहां जो मूवमेंट होंगे लिपिड में वो कौन से? तो हम कहेंगे लेटरल मूवमेंट, सर्कुलर मूवमेंट और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। जबकि अगर हम प्रोटीन की बात करेंगे तो यहां भी मूवमेंट होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन सा? केवल और केवल लेटरल मूवमेंट। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसका जो लेटरल मूवमेंट है वो क्या सिद्ध करता है? तो देखो, अगर ये लिपिड सॉलिड होती तो, अगर ये लिपिड सॉलिड होती तो क्या प्रोटीन यहां से यहां चल पाती? तो प्रोटीन का जो लेटरल मूवमेंट है वही सिद्ध कर रहा है कि लिपिड किस नेचर की है? फ्लूइड नेचर की। तो ये लेटरल मूवमेंट क्या सिद्ध करता है? तो ये मेजर करता है, एनसीईआरटी में लिखा है, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन मेजर फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन? तो आंसर क्या देंगे? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। आखिरी सवाल, मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर क्यों जरूरी है? ना होती तो? मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर क्यों जरूरी है? तो देखो, अगर फ्लूइड नेचर ना होता तो सेल की ग्रोथ ही ना हो पाती। सेल अगर रिजिड होती तो क्या ग्रोथ हो पाती? ना हो पाती। एक तो एक्सपेंशन या ग्रोथ ना हो पाती, दूसरा अगर सेल के अंदर कुछ आना है तो ना अंदर आ पाता, और अगर एक बार आ जाता तो मेम्ब्रेन टूट जाती, फिर बनती कैसे? अच्छा, पानी में अगर आप कुछ डालिए तो सरफेस ब्रेक होगी, चीज अंदर चली जाएगी, लेकिन फिर सरफेस जुड़ जाएगी। तो फ्लूइड नेचर का ये फायदा है कि कुछ भी बाहर निकल जाएगा, कुछ भी अंदर आ जाएगा, सेल टू सेल जंक्शन बना पाएंगे। तो कई पर्पज हैं, काहे के लिए? तो ये ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसके अलावा सिक्रीशन के जरूरी है। इंडोसाइटोसिस, ये क्या होता है? ऐसी कोई भी प्रोसेस जिसमें सेल के अंदर चीजें आए, इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सेल डिवीजन और इंटरसेलुलर जंक्शन, ये सब बन पाए क्योंकि कैसी नेचर है? तो आंसर क्या देंगे? फ्लूइड। यहां से क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन का मॉडल कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इसमें फ्लूइड कौन है और मोजाइक कौन है? तो फ्लूइड कौन है? तो फ्लूइड के नाम पर लिपिड है, मोजाइक के नाम पर क्या है? प्रोटीन। दोनों में मूवमेंट होता है। पानी भी बह रहा है, जैसे मान लेते कोई तालाब है उसमें पानी बह रहा हुआ है, थोड़ा बहुत वो भी फ्लो कर रहा है, या झील है या नहर है, कुछ भी कह सकते हो, पानी बह रहा है और उसके ऊपर कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है तो वो भी तो बह रहा है। तो दोनों के मूवमेंट हो रहे हैं। पानी बह रहा है इसका मतलब फ्लूइड बह रहा है, इसका मतलब लिपिड फ्लो कर रही है, और उसमें प्रोटीन पड़े हैं तो वो भी तो तैर रहे हैं। जैसे समंदर में आइसबर्ग होते हैं, आइसबर्ग होते हैं तो आइसबर्ग की खास बात है कुछ हिस्सा ऊपर निकला रहता है, कुछ हिस्सा नीचे रहता है, लेकिन आइसबर्ग मूव करते रहते हैं। आइसबर्ग जैसे मूव करते रहते हैं वैसे ही प्रोटीन भी मूव करती है। बस प्रोटीन का कौन सा मूवमेंट है? केवल लेटरल मूवमेंट है, जबकि लिपिड का लेटरल भी है, सर्कुलर भी है और फ्लिप फ्लॉप भी है। लिख लीजिए, यहां तक सबने लिख लिया? हेडिंग डालें, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देख लीजिए जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर कोई सेल है और ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, इसका काम बता दीजिए बस। तो देखो इसके दो काम हैं। कोई भी मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर है उसको निकल के बाहर जाना है, या कोई भी मॉलिक्यूल जो सेल के बाहर है उसको अंदर जाना है। कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होना है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ऐसे ही कोई मॉलिक्यूल ना बाहर चलाएगा और ना ऐसे ही कोई मॉलिक्यूल अंदर चला जाएगा। सेल मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि ये होती है लिविंग मेम्ब्रेन। लिविंग मतलब जीवित होती है, तो जब जीवित होगी तो फिर रेस्पॉन्स देगी क्या? ऐसे ही कोई मॉलिक्यूल ना अंदर आएगा और ना बाहर जाएगा। ये चुन चुन के मॉलिक्यूल अंदर आने देगी और चुन चुन के जाने देगी। चुनने को कहते हैं सेलेक्टिव नेचर। तो सेल मेम्ब्रेन का नेचर सेलेक्टिव होता है, परमिएबल मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी को ना अंदर आने देंगे और ना किसी को जाने देंगे, ऐसा नहीं है। कुछ अंदर आएंगे भी और कुछ बाहर जाएंगे ही। तो इसका नेचर कैसा होता है? सेलेक्टिव परमिएबल होती है। और ये काहे के लिए है? तो कहोगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल इनटू या आउटसाइड सेल। अब सवाल है ट्रांसपोर्ट देंगे कैसे? तो दो ही ऑप्शन है, या तो भाई एनर्जी खर्चा करके करो ट्रांसपोर्ट, तो क्या कहोगे? एक्टिव। और बिना एनर्जी खर्चा करें तो पैसिव। तो इसके दो तरीके हैं, या तो क्या होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट और या तो क्या होगा पैसिव ट्रांसपोर्ट। इतना लिखो। देखें किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करवाती है। देखें क्या है। तो मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन की एक तरफ मॉलिक्यूल है और दूसरी तरफ भी कुछ मॉलिक्यूल हैं। तो जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट होते तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा और या तो लो से हाई जाएगा। जैसे यहां भी देखो हाई से लो जा रहे हैं, यहां भी हाई से लो जा रहे हैं, यहां भी हाई से लो जा रहे हैं, लेकिन यहां लो से हाई जा रहे हैं। तो जब कभी कोई भी मॉलिक्यूल अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा तो एनर्जी नहीं लगेगी, और इसी नाते इसका नाम पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एलॉन्ग का मतलब मॉलिक्यूल हमेशा हाई से लो जाना चाहता है और वहीं जा रहा है, तो एलॉन्ग ही तो है। तो यदि हाई से लो कंसंट्रेशन हो, एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो, एनर्जी ना लगे, इसको डाउन हिल भी कहते हैं। क्यों? ऊपर से नीचे आने में एनर्जी नहीं लगेगी, पहाड़ चढ़ने में लगेगी, तो डाउन हिल मूवमेंट भी इसको कहते हैं। इसी को पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये किसका होता है? तो किसी भी न्यूट्रल सोल्यूट जिसपे चार्ज ना हो वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, चाहे आप उसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहो और चाहे उसी को क्या कहो, सिंपल डिफ्यूजन कहो। लेकिन फर्क यहां पड़ता है। अगर मॉलिक्यूल अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में गया तो जैसे लो से हाई जाएगा एनर्जी लग जाएगी, और एनर्जी लग जाएगी तो इसको हम एक्टिव कहेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लो से हाई कंसंट्रेशन और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन कहता है हाई से लो चलो और ये लो से हाई जा रहे हैं तो अगेंस्ट चल रहे हैं ना, इसी नाते इसको क्या कहते हैं? अपहिल कहते हैं। एनर्जी लगेगी कहां से लाओगे? एटीपी से लाओगे, और इसका नाम क्या रखोगे? क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। यहां तक बिल्कुल क्लियर, सिंपल सी बात है। यदि एलॉन्ग द कंसंट्रेशन चलेंगे
तो एनर्जी नहीं लगेगी, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन चलेंगे तो एनर्जी लगेगी। नहीं लगेगी तो पैसिव, और लग गई तो एक्टिव। बात खत्म। दो सवाल और हैं। वाटर का मॉलिक्यूल भी अक्सर अपने हाई से अपने लो जाता है, तो ये भी क्या है, पैसिव ही ट्रांसपोर्ट है। बस वाटर का जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसका नाम बदल दिया गया है। क्या? ऑस्मोसिस। ये कुछ है नहीं, ये क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट है, बस किसका, वाटर। कहां से, हाई से लो। तो अगर वाटर अपने हाई से लो चलता है तो उसको हम सिंपल डिफ्यूजन ना कह के उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो लेकिन है वास्तव में क्या, ये भी पैसिव ही ट्रांसपोर्ट है। बस आखिरी सवाल, कोई मॉलिक्यूल अपने हाई से लो जाना चाह रहा है, लेकिन वो मॉलिक्यूल पोलर है। पोलर का मतलब उसके ऊपर चार्ज है, तो जो चार्ज मॉलिक्यूल है वो मेम्ब्रेन पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन है नॉन पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको पार करना है तो कुछ जुगाड़ करना चाहिए। क्या? ये गए मेम्ब्रेन के पास और उसमें जो प्रोटीन है उनसे कहा कि हमको पार करा दीजिए। लिपिड तो पार नहीं होने दे रही है, तो प्रोटीन ने कहा हम पार कराएंगे। तो यदि प्रोटीन की मदद से कोई मॉलिक्यूल इधर से उधर गया तो उस प्रोटीन का नाम क्या हो जाएगा, तो उस प्रोटीन का नाम कैरियर प्रोटीन हो जाएगा। तो कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता कब महसूस होगी, तो कहोगे मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। जैसे कि आयन, उस पर भी क्या है, चार्ज लगा हुआ है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता है, तो फिर पार कराएगा कौन, तो पार कराएगा कैरियर प्रोटीन। जैसे ही कैरियर की मदद ले ली गई तो इसको फैसिलिटेट कहेंगे। तो देखिए इसी का नाम क्या पड़ गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्यों लिखा है, क्योंकि हाई से लो हो रहा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन ही है, हाई से लो है, बस किसकी मदद से हो रहा है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में क्या अंतर, सिंपल डिफ्यूजन भी हाई से लो, फैसिलिटेटेड भी हाई से लो होता है। बस फर्क यह है कि यहाँ कैरियर नहीं लगा है और यहाँ कैरियर लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है, जबकि न्यूट्रल होना चाहिए। टी साइलेंट रह गया, कोई बात नहीं, ये लो बन गया। यहाँ कैसा है, न्यूट्रल, जबकि यहाँ कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब ये भी तो पोलर मॉलिक्यूल है। इन्होंने दो समस्याएं पैदा कर ली। कहा एक तो हम हैं पोलर मॉलिक्यूल, तो कहा क्या लगेगा, कैरियर। लेकिन दूसरा लो से हाई। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में दो स्पेशल चीजें हो गई। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी भी लग गई और क्या लग गया, कैरियर प्रोटीन भी लग गई। कैरियर प्रोटीन कब लगेंगे, तो जब मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऐसी स्थिति में होगा कि उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज। तो फिर क्या लगेगा, कैरियर। कैरियर लगने के बाद ये तय होगा कि एनर्जी लगेगी कि नहीं। जैसे इस केस में एनर्जी नहीं लगी तो नाम क्या पड़ गया, पैसिव। और इस केस में एनर्जी भी लग गई तो नाम क्या पड़ गया, एक्टिव। तो पैसिव एक्टिव नाम किस आधार पर पड़ा, एनर्जी के आधार पर। और फैसिलिटेटेड कहोगे, सिंपल कहोगे, किस आधार पर पड़ा, कैरियर। तो कैरियर किसमें लगा, तो फैसिलिटेटेड में भी लगा और एक्टिव में भी लगा। किसमें नहीं लगा, ना तो सिंपल डिफ्यूजन में लगा और ना ही ऑस्मोसिस। अब एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी में लिखा है, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन कब पता चला, तो कहोगे एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब। लेकिन जो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन है उसका अंदाजा कब हुआ, तो आंसर दोगे केमिकल स्टडी। और वो भी किसकी केमिकल स्टडी किया था, ह्यूमन आरबीसी। और इसी केमिकल स्टडी से क्या पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में मेन कंपोनेंट क्या है, तो मेन कंपोनेंट दो हैं। कौन से, लिपिड और प्रोटीन। फिर यहां देखो लिखा, बीच का छोड़ देते चार लाइनें, यहां लिखा है
बाद के बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन के साथ क्या है, कार्बोहाइड्रेट, तो सब मिला दिया जाए। लेकिन रेशियो ऑफ प्रोटीन और लिपिड क्या कर रहा है, तो कहोगे वेरी कर रहा है। ह्यूमन में अगर हम आरबीसी मतलब एरिथ्रोसाइट की बात करें तो 52% प्रोटीन और 40% लिपिड, तो 8% क्या बचा, कार्बोहाइड्रेट। ये यहां से यहां तक लिपिड के बारे में लिखा है। देखो मेजर लिपिड कौन सी है, फास्फोलिपिड। अरेंज कैसे है, बाइलेयर। लिपिड अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन, किस प्रकार से कि पोलर हेड किधर है, बाहर की तरफ, और हाइड्रोफोबिक टेल किधर है, तो अंदर की तरफ। ये क्यों किया गया है, तो लिखा है ये सुनिश्चित करना है कि जो नॉन पोलर टेल है किसका, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, उसको बचा लेना है कहां से, एक्वस एनवायरनमेंट। लिपिड में मेन तो फास्फोलिपिड है, लेकिन उसके साथ क्या मिल गया, कोलेस्टेरॉल। इस आधार पर कि कितना आसानी से प्रोटीन निकलेगी, मेम्ब्रेन के प्रोटीन को दो भागों में बांट दिया गया, या दो टाइप, एक इंटीग्रल और एक पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन कहाँ है, सरफेस पर है, जबकि इंटीग्रल कहाँ है, पार्शियली या टोटली धसी हुई है, किसमें, मेम्ब्रेन। कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक लाइन या एक शब्द नहीं लिखा है कि बाहर है कि अंदर। तो हमने आपको दो बातें बताई हैं, बाहर है कि अंदर। बाहर और किससे अटैच है, प्रोटीन से भी और लिपिड। और कौन सी प्रोटीन से, पेरिफेरल की इंटीग्रल, दोनों से। देखो कह रहा है इंप्रूव मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को किसने दिया, तो सिंगर एंड निकलसन ने दिया। कब दिया, 1972। नाम क्या दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसके हिसाब से कैसा फ्लूइड है, क्वासी फ्लूइड। किसका, नेचर, लिपिड का। इसी नाते क्या होता है, लेटरल मूवमेंट, किसका, प्रोटीन, विद इन क्या, बाइलेयर। दिस एबिलिटी, ये क्या है, ये दिस एबिलिटी किसके बारे में है, तो ये लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन है। प्रोटीन का जो लेटरल मूवमेंट की योग्यता है उसी को कहते हैं विद इन द मेम्ब्रेन। इसको माना जाता है कि ये क्या सिद्ध करती है, तो ये अच्छा सवाल है। कौन फ्लूइडिटी सिद्ध करेगा, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। फ्लूइड नेचर का क्या करोगे, तो बहुत सारे काम, जैसे सेल की ग्रोथ कराओगे, सेलुलर जंक्शन बनवाओगे, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, डिवीजन, दुनिया भर का काम। कह रहे बहुत सारे काम करते हैं, मेन काम क्या है, तो देखो लिखा है ये किस नेचर की होती है, सेलेक्टिव परमेबल। हाईलाइट करते चलो, मॉलिक्यूल मूव करेंगे कैसे, तो देखो लिखा है ब्रीफली मूव कर जाएंगे विदाउट एनी एनर्जी। तो इसका नाम क्या रखोगे, ये ब्रीफली क्यों लिखा, इसको ऐसे देखें, जैसे मान लेते हैं कि इधर की तरफ 10 मॉलिक्यूल हैं, इधर की तरफ 8 मॉलिक्यूल हैं, तो कहां से कहां जाएगा, है? इधर से इधर ही तो जाएगा। तो चलो एक मॉलिक्यूल चला गया, तो जब चला गया तो यहाँ कितने हो गए, 9, और यहाँ भी तो 9 हो गए। अब हो गए बराबर, क्या मूवमेंट होगा, तो एलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कब तक चलेगा, तो ये बहुत ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे थोड़े मॉलिक्यूल आएंगे अंदर बाहर बराबर हो जाएगा। इसी नाते यहाँ एक शब्द लिखा है क्या, ब्रीफली। एनसीईआरटी बहुत सोच समझ के लिखी गई है। ये काम कौन करेगा, न्यूट्रल सोल्यूट मूव करेंगे मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। कैसे, along द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई से वाटर भी मूव करेगा इसी तरीके से, हाई से लो। बस मूवमेंट ऑफ वाटर डिफ्यूजन से होगा, बस नाम बदल के क्या रख दिया गया। तो चाहे ऑस्मोसिस को, उससे क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ये लाइन टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास, किसके थ्रू, नॉन पोलर लिपिड लेयर। इसी नाते क्या चाहिए, तो एसर्शन रीजन है, पोलर मॉलिक्यूल को कैरियर प्रोटीन चाहिए, ये एसर्शन है। रीजन है पोलर मॉलिक्यूल इसको पार
नहीं कर सकते। तो यहाँ एक इंसर्शन रीजन भी बन सकता है। ठीक है, फिर लिखा कैरियर प्रोटीन लगेगी, तो फिर क्या कहोगे, फैसिलिटेट करेंगे। काम कौन करेगा, कुछ आयन या मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट करेंगे, मेम्ब्रेन यहां से अंडरलाइन करो, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन, मतलब लो से हाई। तो फिर क्या करना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी, कहां से लाओगे, एटीपी। नाम क्या रखोगे, एक्टिव। एग्जाम्पल सोडियम पोटेशियम पंप। क्लियर, हेडिंग बदली, सेल वाल। हेडिंग डालें सेल वाल। सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे, सोते नहीं चलेंगे। कुछ लोग सो रहे हैं, तो सुनते चलेंगे और सोते चलेंगे, लिखते चलेंगे। देखिए ध्यान से, पहला सवाल, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन में है अंतर, किस मामले का, तो सेल वाल है नॉन लिविंग, सेल मेम्ब्रेन है लिविंग। सेल मेम्ब्रेन होती है इलास्टिक नेचर की, जबकि सेल वाल होती है रिजिड नेचर की। सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वाल पाई जाती है, किसमें, तो एनसीईआरटी में लिखा है फंजाई एंड प्लांट। इसी पैराग्राफ में पहले लाइन देखो, फंजाई एंड प्लांट। लेकिन क्या सिर्फ फंजाई और प्लांट में ही पाई जाती है, तो यहां लिखने का उसका पर्पज यह है कि वास्तव में वो यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा है, इसी नाते फंजाई और प्लांट कहा। अगर ओवरऑल बात करेंगे तो कहां कहां सेल वाल है, तो देखो कहां कहां है। देखो, एक तो बैक्टीरिया में है, नहीं पाई जाएगी, फंजाई में पाई जाएगी, एल्गी में पाई जाएगी, और हायर प्लांट में पाई जाएगी, नहीं पाई जाएगी। किसमें नहीं पाई जाएगी, तो ना पाए जाने में एनिमल सेल है, कभी नहीं पूछेगा, क्लास फर्स्ट में ही पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ना पाए जाने में एक माइकोप्लाज्मा है, आप याद रखिएगा, ना पाए जाने में माइकोप्लाज्मा के साथ पीपीएलओ भी है। अगर ये भी ना मिले तो क्वेश्चन ये है, प्लांट की कौन सी सेल है जिसमें सेल वाल नहीं पाई जाती है, तो आंसर देंगे गैमीट। अगर आप सोचो कि प्लांट के गैमीट के ऊपर सेल वाल होती, तो क्या गैमीट फ्यूज करके जाइगोट बना पाते, ना बना पाते। तो लिखो सेल वाल क्या है, तो कहेंगे, लिखते चले, नॉन लिविंग रिजिड लेयर सराउंड करेगी किसको, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा सवाल, सेल वाल प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में लिखो भैया, बैक्टीरिया में मिलेगी, फंजाई में मिलेगी, एल्गी और हायर प्लांट। फिर पलट गया, सेल वाल एब्सेंट, तो अगर एब्सेंट की बात करेंगे तो एनिमल सेल में एब्सेंट, एनिमल सेल ना मिले तो माइको प्लाज्मा में एब्सेंट, ये भी ना मिले तो पीपी एलो में एब्सेंट, तो ये भी ना मिले तो प्लांट इट सेल। सवाल है कि सेल वाल मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, तो कहा कि किसकी सेल वाल पूछ रहे हो, सबकी अलग अलग बनी होती है। जैसे अगर सेल वाल बैक्टीरिया की है, तो कल ही पढ़ाए थे क्या, पेप्टाइडो
लिखते चलो। और अगर सेल वॉल फंजाई की है तो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। और अगर सेल वॉल एल्गी की है तो लिखते चले सेल्लोज, गैलेक्टन, मैनन और मिनरल। मिनरल कौन सा? कैल्शियम, कार्बोनेट। और अगर ये हाइयर प्लांट की है तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। तो यहां से सवाल मिलता है कि किस किस में सेलुलोज है और किस किस में सेलुलोज नहीं है। तो एल्गी और हाइयर प्लांट में सेलुलोज है और बैक्टीरिया और फंजाई में नहीं है। इसका मतलब बैक्टीरिया और फंजाई की हो गई नॉन सेलुलोजिक, जबकि इन लोगों की क्या हो गई? सेलुलोजिक। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सेल वॉल दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉन सेलुलोजिक और दूसरी कौन सी? सेलुलोजिक। नॉन सेलुलोजिक में कौन और सेलुलोजिक में कौन? तो नॉन सेलुलोजिक में बैक्टीरिया और फंजाई, जबकि सेलुलोजिक में एल्गी और कौन सा? हाइयर प्लांट। साइड में लिखें फंक्शन ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल के कई फंक्शन हैं। जैसे सबसे पहला लिखते चलें शेप ऑफ सेल। लेकिन शेप ऑफ सेल बहुत बड़ा सवाल है। शेप ऑफ सेल में और भी चीजें इन्वॉल्व हैं, जैसे स्पेशली साइटोस्केलेटन भी इन्वॉल्व है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट आते हैं। ठीक है, तो शेप जब पूछेगा तो उसमें कई चीजें हैं। तो शेप दूसरा, ये सेल को बचाता है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर से भी इतना पूछ लेगा कौन सी लेयर है जो सेल को इन्फेक्शन से बचाएगी। तो आंसर क्या देंगे? सेल वॉल। सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी या इंटरसेलुलर जंक्शन बनवाने में इन्वॉल्व है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल सेल के अंदर आना चाहता है तो उसके रास्ते में बाधा बन के खड़े हो जाना, तो क्या कहोगे? बैरियर। तो तीसरा, इंटरेक्शन करवाएगा। और चौथा, बैरियर फॉर अनडिजायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो है, माइक्रो नहीं है। कुछ छूटा तो नहीं? देखो छूटा तो नहीं कुछ?
हेडिंग डालें। टाइप ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल दो टाइप की होती हैं, एक होती है प्राइमरी सेल वॉल और एक होती है सेकेंडरी सेल वॉल। नाम ही से पता चल रहा है, जो पहले बने वो प्राइमरी और जो बाद में बने वो सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वाल में अंतर क्या होता है और आखिर क्यों सेकेंडरी वाल की आवश्यकता पड़ जाती है। बढ़े आगे, अब लिखेंगे नहीं क्यों, सुनेंगे। इधर देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है, सॉरी प्लांट की सेल है और उसमें ये मान लेते हैं कि कोई प्लांट सेल है और इसको हम लोग यंग प्लांट सेल कहते हैं। अभी लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए जरा। इस पर्टिकुलर यंग प्लांट सेल को ध्यान से देखेंगे तो दो चीजें मिलेंगी, ये है सेल वॉल और ये है सेल मेम्ब्रेन, और इसी सेल वॉल को प्राइमरी वॉल कहते हैं। तो किसी पर्टिकुलर यंग प्लांट सेल की खास बात यह होती है कि इसमें पाई जाती है प्राइमरी सेल वॉल, और इस प्राइमरी सेल वॉल की खास बात है कि ये इलास्टिक होती है, उतनी रिजिड नहीं होती है। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि सेल अगर ग्रो करे तो ग्रो कर सकती है। तो यंग प्लांट सेल की वॉल में ये कैपेबिलिटी है कि वो ग्रो कर सकती है, इसी नाते यंग प्लांट सेल ग्रो करेगी। तो यहां एबिलिटी टू ग्रो है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल उतनी रिजिड नहीं है। धीरे धीरे यही प्लांट सेल कन्वर्ट हो जाती है किसमें? मैच्योर प्लांट सेल में। अब जब कोई सेल मैच्योर हो जाएगी तो उसमें हाल देखो क्या होगा। जैसे जैसे यंग सेल मैच्योर प्लांट सेल में कन्वर्ट होती है वैसे वैसे प्राइमरी वॉल इसकी धुंधली होने लगती है या टूटने लगती है या डिमिनिश होने लगती है, तो फिर नई वॉल बनानी पड़ेगी। तो थोड़ी देर बाद हाल देखो क्या होगा। ये जैसे सेल मेम्ब्रेन थी वैसे ही है अभी, बस फर्क ये हुआ है, और ये है पुरानी वाली वॉल। कुछ तो सेल बड़ी हो ही गई होगी और अब बन जाएगी नई सेकेंडरी वॉल, ये बन गई। इसमें अंतर दिख रहा होगा क्या? यहां सेल मेम्ब्रेन है, वहां सेल मेम्ब्रेन है, यहां प्राइमरी वॉल है, वहां प्राइमरी वॉल दिख रही है, लेकिन कम दिखेगी। सेकेंडरी वॉल नई बनी है तो स्थिति बदल गई है। क्या हुआ है? तो हो ये गया है कि ये क्या है? तो ये है प्राइमरी वॉल। ये क्या है? सेकेंडरी वॉल। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। यहां क्या होगा? यहां साइटोप्लाज्म होगा और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो क्वेश्चन यह है कि जो सेकेंडरी वॉल है वो किधर की तरफ बनेगी? तो कहोगे अंदर की तरफ बनेगी। अंदर का मतलब कहोगे सेल मेम्ब्रेन की तरफ बनेगी। तो अगर क्रम अंदर से बाहर पूछे तो पहले सेल मेम्ब्रेन होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी, और बाहर से अंदर पूछे तो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा और फिर सेल मेम्ब्रेन होगा। तो किसी मैच्योर प्लांट सेल की खास बात क्या है? तो कहोगे पहली चीज तो ये होगा, प्राइमरी वॉल ग्रेजुअली क्या करेगी?
डिमिनिस्ड हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दूसरा न्यू, सेकेंडरी वाल क्या करेगी, एपियर होगी। बस किधर की तरफ, अंदर की तरफ कि बाहर से, अंदर की तरफ, इनर साइड। और इनर साइड का मतलब टूवर्ड मेम्ब्रेन। तो अगर अंदर से बाहर पूछेगा तो अंदर से बाहर बताएंगे मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी है, प्राइमरी। और बाहर से अंदर तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, सेल मेम्ब्रेन, तब साइटोप्लाज्म और अंदर चीजें जाएंगी। ठीक है, सेकेंडरी वाल इससे पहले कहां सुने थे? तो जब हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे तो बताए थे कि जब इमेच्योर सेल से मैच्योर सेल बनती है तो सेल में बहुत बदलाव आते हैं। लिखा था प्रोटोप्लाज्म में बदलाव और सेल वाल में बदलाव। वही एक एग्जाम्पल दिया था कि ट्रैकिनरी एलिमेंट अगर बनाना चाहते हो तो सेकेंडरी सेल वाल डिपॉजिट होगी, और जो कि रिजिड होती है, ऐसी बन जाती है कि उससे वाटर का क्या हो सके, ट्रांसपोर्ट हो सके। तो सेकेंडरी वाल जब डिपॉजिट होती है तो वो मोटी होती है और उसमें कुछ स्पेशल केमिकल जैसे सुबेरिन डिपॉजिट हो जाएगा, लिग्निन डिपॉजिट हो जाएगा, ये सब होता है। इसी नाते वाल ये मोटी होती है। कभी कभार इतनी मोटी हो जाती है कि गैसियस एक्सचेंज बंद हो जाता है और सेल की डेथ हो जाती है। तो मैच्योर प्लांट सेल दो कैटेगरी की होती हैं, डेड और लिविंग। तो लिविंग वाली में पतली होगी, डेड वाले में क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। बनाओ। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे हैं यहां, इधर देखिए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट सेल है, ये कोई दूसरी पर्टिकुलर प्लांट सेल है और उसकी ये सेल वाल है। तो 2 अगल बगल की प्लांट सेल को आपस में जोड़ के रखने के लिए नेचर ने व्यवस्था की है। इसके बीच मटेरियल एक भरा होता है जो इन दोनों सेल को जोड़ के रखता है, और इस मटेरियल का नाम मिडिल लैमिला है। बना लो, मिडिल लैमिला। तो पहला सवाल है कि ये क्या है, तो कहोगे ये कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ मटेरियल है और जिसकी जिम्मेदारी है कि 2 अगल बगल की प्लांट के सेल को आपस में जोड़ के रखिए। तो 2 क्वेश्चन है। मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, एक क्वेश्चन। और दूसरा काम क्या है, होल्ड करेगा या ग्लू करेगा, क्या? नाइबरिंग प्लांट सेल, प्लांट सेल को आपस में जोड़ के बांध के कौन रखेगा? तो आंसर क्या देंगे, मिडिल लैमिला। अच्छा, आप जैसे मैंने कोई फल देखे, जैसे आम ही है, तो जब कच्चा होता है तो हार्ड होता है और जब पक जाता है तो मुलायम हो जाता है। क्यों? तो जब फल पकता है तो मिडिल लैमिला डिजॉल्व हो जाता है। मिडिल लैमिला में जो कैल्शियम पेक्टेट है यही खत्म हो जाएगा, तभी फल पकने पर क्या होता है, मुलायम हो जाता है। तो एक स्पेशल पॉइंट यहां नीचे लिख लेंगे कि जब फ्रूट राइपनिंग होती है तो क्या होता है, तो फ्रूट राइपनिंग के समय मिडिल लैमिला डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, और उसी से फल क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो फल पकने पर फल मुलायम हो जाता है, एक अंतर। और फल पकने पर उसका रंग भी तो बदलता है। तो फल पकने पर जो रंग बदलता है उसके पीछे दूसरा कारण है। और फल पकने पर मुलायम हो जाता, क्यों? क्योंकि मिडिल लैमिला क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, जिससे फ्रूट सॉफ्ट हो जाता है। एक चीज और देख ले, जैसे मान लेते हैं कि ये किसी पर्टिकुलर सेल की सेल मेम्ब्रेन है
और बगल में दूसरी पर्टिकुलर प्लांट है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है। तो दो प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन अगर आपस में जुड़ गई, इसका मतलब जानते क्यों? इसका मतलब है दोनों प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म भी तो आपस में जुड़ गया। तो क्वेश्चन पूछता है दो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म आपस में कौन जोड़ देता है? तो दो प्लांट सेल का साइटोप्लाज्म आपस में कौन जोड़ता है? तो आंसर क्या देंगे? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या करेगा? तो कहोगे इंटरकनेक्ट करेगा। किसको? साइटोप्लाज्म ऑफ नाइबरिंग प्लांट सेल। एक क्वेश्चन। दूसरा, ये बताओ इसमें मिडिल लैमेला कहां होगा, प्राइमरी वाल कहां होगी, सेकेंडरी वाल कहां होगी? तो अगर हम बनाएंगे, इसके जस्ट बाहर हमको कौन सी लेयर बनानी पड़ेगी? इसके जस्ट बाहर हमको सेकेंडरी वाल बनानी पड़ेगी। और अगर बनाएंगे तो इसके जस्ट बाहर हमको प्राइमरी वाल बनानी पड़ेगी। और अगर बनाएंगे तो इसके जस्ट बाहर हमको मिडिल लैमेला भी तो बनाना पड़ेगा। बताओ, सबके नाम लिख देते हैं। ये बेटा क्या है? ये है मिडिल लैमेला। उसके ठीक नीचे क्या मिलेगी? प्राइमरी वाल। उसके ठीक नीचे क्या मिलेगी? सेकेंडरी वाल। उसके ठीक नीचे क्या मिलेगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लाज्मोडेस्माटा जब बनता है तो किसको किसको पार करता है? किसको किसको पार करता है? तो देखो किसको किसको पार किया। जब प्लाज्मोडेस्माटा बनेगा तो किसको किसको? पहले मिडिल लैमेला को पार करेगा, फिर प्राइमरी को पार करेगा, फिर सेकेंडरी को पार करेगा, तब जाके क्या जुड़ जाएगा? साइटोप्लाज्म जुड़ेगा। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है, ये ट्रैवर्स करता है किसको? मिडिल लैमेला एंड सेल वॉल। तो अगर पूरा पूछा जाए अंदर से बाहर, सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मिडिल लैमेला। देखिए लिखा है यू मे रिकॉल, अंडरलाइन करो, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? सेल वॉल। क्या बनाया? तो ये आउटर कवरिंग बनाती है किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस यहां दो ही नाम लिखे, क्या? फंजाई और प्लांट। लेकिन इसका ये मतलब ना निकालिए केवल फंजाई और प्लांट में ही पाई जाती है। सेल वॉल कह रहा केवल नॉट ओनली शेप टू सेल, ये सिर्फ शेप ही नहीं देता है, क्या बनाता है? प्रोटेक्ट करता है सेल को। कहां से? तो मैकेनिकल डैमेज से भी और इन्फेक्शन। ये मदद करता है सेल टू सेल इंटरेक्शन या इंटरसेलुलर जंक्शन बनवाने में। और ये बैरियर का भी काम करता है। किसके लिए? माइक्रो का कि माइक्रो? माइक्रो। एल्गी में पाई जाती है सेल वॉल, बनी होती है सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन, मिनरल। कौन सा? जबकि हायर प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन।
किसी सेल वॉल की अगर हम बात करें, खासकर किसकी, यंग प्लांट सेल, तो नाम क्या रखोगे, प्राइमरी। क्या खास बात है, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। लेकिन जैसे जैसे ये सेल मैच्योर करेगी, धीरे धीरे क्या होगा, डिमिनिश होगी। जब सेल मैच्योर होगी तो क्या बनेगी, सेकेंडरी वॉल। और बनेगी किधर, अंदर की तरफ। अंदर मतलब मेम्ब्रेन। मिडिल लैमेला क्या है, एक लेयर है, किसका बना है, कैल्शियम पेक्टेट। काम लिखा है होल्ड करना या ग्लू करना, क्या, नाइबरिंग सेल टुगेदर। सेल वॉल और मिडिल लैमेला दोनों के आर पार कौन निकल गया, तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या हुआ, कनेक्ट किया, क्या, साइटोप्लाज्म। तो प्लांट सेल को आपस में कौन जोड़ता है, आंसर देंगे प्लाज्मोडेस्माटा। हेडिंग डालें एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। जरा इधर देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती है, तो इसकी मेम्ब्रेन से निकलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लेते हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी है। यहां से भी स्ट्रक्चर बनते हैं, इसका नाम लाइसोसोम या बड़े स्ट्रक्चर का नाम वैक्यूल। ध्यान से सुनिएगा, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ये है लाइसोसोम और ये है वैक्यूल। ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, ये है लाइसोसोम और ये है वैक्यूल। ये सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। क्यों मिलजुल के काम करते हैं, सब एक ही खानदान के लोग हैं। कैसे, बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पहले क्या बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, उसी से क्या बनेगा, गाल्जी कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसी से क्या बनेगा, लाइसोसोम, या उसी से क्या बनेगा, वैक्यूल। तो सब एक ही घर के तो लोग हैं। अब जब एक घर के लोग हैं तो मिलजुल के काम करेंगे ही। तो सेल के अंदर जितने मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं, स्पेशली जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं, वो सब मिलजुल के काम करते हैं। और जब मिलजुल के काम करेंगे तो उसी का नाम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्या हुआ, ये फंक्शनल कोऑर्डिनेशन है, तालमेल से काम करेंगे कि तुम कुछ कर लो, कुछ हम कर लेंगे। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, तो कहोगे जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं उनका फंक्शनल कोऑर्डिनेशन हुआ है, तभी क्या बना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कौन कौन लोग हैं इसमें, तो कहोगे चार लोग हैं। कौन कौन, एक का नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक का नाम गाल्जी कॉम्प्लेक्स, एक का नाम लाइसोसोम और एक का नाम वैक्यूल। लेकिन ऐसा होता है कि इस मोहल्ले में आप रहते हो, चार पांच लोगों में बनती है, चार तीन लोगों से नहीं बनती है। तो जिनसे नहीं बनेगी वो आपसे तालमेल नहीं रखेंगे। तो यहाँ सेल के अंदर देखो, दो तीन लोग हैं जो इनसे नाराज हैं। कौन कौन लोग, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों नाराज हैं, कहा हम तुम्हारे ग्रुप में शामिल ही नहीं लोगे। क्यों, तुम सब लोग सिंगल मेम्ब्रेन वाले, हम डबल मेम्ब्रेन वाले, हमारा तुम्हारा कोई ट्यूनिंग बन ही नहीं सकती। तो माइटोकॉन्ड्रिया ने कहा हम नहीं रहेंगे। बगल में क्लोरोप्लास्ट बोला हम भी शामिल नहीं होंगे, हमारे पास भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। एक और है जो शामिल नहीं हुआ, उसका नाम पैराक्सीसोम। सिंगल है कि डबल है, पैराक्सीसोम में सिंगल होती है। तो आराम से बताएं, जितने एंडो मेम्ब्रेन में है वो सिंगल वाले कि डबल वाले, और जितने नहीं है उसमें डबल वाले भी हैं और सिंगल वाले। लिखो, ये बनाना नहीं है। ये क्या है, तो कहोगे फंक्शनल कोऑर्डिनेशन। किसके बीच, बिटवीन मेम्ब्रेनस क्या, सेल ऑर्गेनेल। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल के बीच तालमेल जब बनता है तो उसी से बनता क्या है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। कौन कौन पार्ट हैं,
पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। नाम बताओ बेटा, कौन कौन नाम? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पूरा नाम लिख देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा कौन सा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तीसरा लाइसोसोम। और चौथा वैक्यूल। कौन पार्ट नहीं है? नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बताओ कौन कौन नहीं है? तो ना होने में 3 लोग हैं, माइटोकांड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसोम। तब तक माइक्रो बॉडीज गई, कहा हमको शामिल कर लीजिए। माइक्रो बॉडीज ने कहा हमको शामिल कर लीजिए, या तो इस ग्रुप में शामिल कर लीजिए, तो उस ग्रुप में शामिल कर लीजिए। कहा तुम किसी ग्रुप में शामिल नहीं रहोगे। क्यों? पहले मेम्ब्रेन तो लाओ, तुम्हारे पास मेम्ब्रेन ही नहीं है तो बात ही खत्म। तो जो बिना मेम्ब्रेन वाले हैं वो कहीं नहीं है, जो मेम्ब्रेन वाले हैं वो बटे हैं 2 भागों में। क्या? जितने सिंगल वाले सब एक साथ काम कर रहे हैं, किसको छोड़ के? पैराक्सिसोम को। एक एक करके पढ़ना है। पहली हेडिंग डालेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपसे फ्लो पूछा जाए कि फंक्शन का फ्लो क्या है, तो देखिए फ्लो क्या है। तो शुरू होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या बनेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। से क्या बनेगा? गाल्जी कॉम्प्लेक्स। से ही लाइसोसोम। गाल्जी कॉम्प्लेक्स से ही वैक्यूल। इसी से बनती है सिक्रीटरी वेसिकल। ये आया हुआ सवाल है। अगर सिक्रीशन होना है तो फ्लो बताओ। तो सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गाल्जी कॉम्प्लेक्स, फिर सिक्रीटरी वेसिकल। शुरू करें। ध्यान से सुनेंगे। हम लोग पहले लेक्चर में पढ़े थे कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल डिटेल तब पता चला जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल गई। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल को देखा जा रहा था। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क मिला जो न्यूक्लियस से लेकर के सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो सेल के साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क मिला। अब चूंकि नेटवर्क का नाम रेटिकुलम होता है और वो साइटोप्लाज्म में है, तो नाम रखना पड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लोगों ने पूछा नेटवर्क बना किसका है? तो कहा टिनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। पतले पतले स्ट्रक्चर है, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है। जैसे हमने यहाँ ट्यूब बना रखी है, कहा टिनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, उसी का ये नेटवर्क है, साइटोप्लाज्म में फैला है। नाम रखना है, क्या रख दिया जाए? तो कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रख दो, क्योंकि नेटवर्क को क्या कहते हैं? रेटिकुलम कहते हैं। पहला सवाल। तो पलटिएगा नहीं, गलती ना करिएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको मत देख लीजिएगा। किससे देखना है? सॉरी, लाइट माइक्रोस्कोप से इसको मत देखिए। किससे देखना है? इलेक्ट्रॉन से देखना है। एक क्वेश्चन। दूसरा, जब नेटवर्क नजर आया यहां से लेके यहां तक फैला है, तो कहा गया जो साइटोप्लाज्म या जो सेल के अंदर का एरिया है वो 2 हिस्सों में बट गया। एक एरिया चला गया इस ट्यूब्यूल के अंदर और एक 2 ट्यूब्यूल के बीच में रह गया। तो जो ट्यूब्यूल के अंदर चला गया उसका नाम ल्यूमिनल कंपार्टमेंट हो गया,
और जो टिब्यूल के बाहर होगा उसका नाम एक्स्ट्रा ल्यूमिनर। तो साइटोप्लाज्म में इस नेटवर्क के चक्कर में क्या हुआ, अंदर का जो स्पेस है वो दो हिस्सों में बट गया, एक का नाम ल्यूमिनल और एक का नाम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल वो होगा जो ईआर के अंदर होगा और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल वो होगा जो ईआर के बाहर। तो होगा कहाँ, साइटोप्लाज्म होगा। दूसरा सवाल, चूंकि इलेक्ट्रॉन से तो देख ही रहे हैं तो कहा और ध्यान से देखते हैं। जब ध्यान से देखा तो दिखाई पड़ा कि कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम दिखाई पड़ गए और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम नहीं दिखाई पड़े। तो भाई जिस पे राइबोसोम दिखाई पड़ेंगे उसका अपीयरेंस रफ हो जाएगा और जिस पे नहीं दिखाई पड़ेंगे उसका अपीयरेंस स्मूथ हो जाएगा। तो कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार की हो गई, जिस पे राइबोसोम है और जिस पे राइबोसोम नहीं है तो अपीयरेंस रफ है और नहीं है तो अपीयरेंस स्मूथ है। तो नाम क्या रख दिया जाए, तो भाई जिसका अपीयरेंस रफ है उसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जिसका अपीयरेंस स्मूथ है उसका नाम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये वाली हो गई रफ एंडोप्लाज्मिक, ये वाली हो गई स्मूथ। अंतर देखो ध्यान से, तो इनका नेचर है एक्सटेंसिव, ये फैलती ज्यादा है, ये उतनी ज्यादा नहीं फैलती तो नॉन एक्सटेंसिव। इनकी खास बात है ये किससे अटैच है, तो कहोगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जबकि इनकी खास बात है ये किससे अटैच होंगी, सेल मेम्ब्रेन। मतलब अंदर की तरफ ये होंगी, बाहर की तरफ ये पाई जाएंगी। इनका अपीयरेंस रफ होगा, इनका अपीयरेंस स्मूथ होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, राइबोसोम है और यहाँ क्या नहीं है, राइबोसोम नहीं है। ठीक है, ये यहाँ के स्पेशल डायग्राम बनाया। ये मान लेते कोई एक आर का टिब्यूल है, उसके ऊपर ये राइबोसोम है। तो क्वेश्चन पूछेगा राइबोसोम पाया कैसे जाएगा, तो कहोगे राइबोसोम की छोटी यूनिट, राइबोसोम की बड़ी यूनिट। बड़ी वाली यूनिट ही किससे अटैच होगी, आर से। बस किसकी मदद से, राइबोफोरिन प्रोटीन। यहां लिखा है कौन सी यूनिट जोड़ोगे, लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम अटैच टू ईआर विद हेल्प ऑफ क्या, राइबोफोरिन प्रोटीन। इतने ही क्वेश्चन, केवल दो सवाल और हैं। एक सवाल ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस सेल में मिलेगी, तो भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस सेल में मिलेगी जिसको प्रोटीन बनाना होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो अगर कोई सेल प्रोटीन बनाने में ज्यादा इन्वॉल्व होगी उसमें आर ज्यादा मिलेगा। और प्रोटीन बना करेगा क्या, तो प्रोटीन बना करके उससे एंजाइम बनाओ, हार्मोन बनाओ, सिक्रीशन करो। इसका मतलब यदि कोई सेल सिक्रीशन में इन्वॉल्व होगी तो उसमें भी क्या ज्यादा मिलेगा, आर ज्यादा मिलेगा। अब एस के पास जाओ, भागने लगे बर्तन, जैसे 1:30 बजता है भागने लगते हैं। ध्यान से सुने, एस ने कहा हमारे पास तो राइबोसोम है नहीं, तो कहा तुम बेकार हो, किसी काम के नहीं हो। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो काम होगा ही। क्या होगा, तो प्रोटीन नहीं बनाना है ना बनाओ, कुछ तो बनाओ। क्या बनाएंगे, लिपिड बनाएंगे। तो लिपिड की सिंथेसिस कहाँ होगी, अच्छा लिपिड से क्या बनाओगे, तो लिपिड से तो सेल मेम्ब्रेन बनाना है। तो सेल मेम्ब्रेन ने वापस भेज दिया, कहा जाओ फास्फोलिपिड बना के आओ। तो अभी जल्दी एक सवाल आया है, फास्फोलिपिड कहाँ बनता है, तो भैया जहां लिपिड बनेगा वहीं तो बनेगा। लिपिड कहाँ बनता है, एसईआर। तो फास्फोलिपिड कहाँ बनाओगे, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हार्मोन 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन और कैटाकोलामाइन। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन किसके बने होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन बने होते हैं कोलेस्टेरॉल के या लिपिड के। तो क्वेश्चन पूछा गया है एनिमल में स्टेरॉयड हार्मोन कौन बनाएगा, तो आंसर क्या देंगे, एसईआर। 3 क्वेश्चन लिख रहा हूं, लिख लीजिए। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कब देखने को मिली, तो कहोगे कि ये नेटवर्क है, ये है क्या, नेटवर्क ऑफ, लिखते चले, टिनी ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर
नेटवर्क ऑफ टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कहां फैला है? एक्सटेंड इन साइटोप्लाज्म। बस ये दिखाई कब पड़ेगा? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और कहां दिखाई पड़ेगा? यूकैरियोटिक सेल। दूसरा, ईआर पर अक्सर क्या देखने को मिलते हैं? ऑफन क्या रखते हैं बेटा? राइबोसोम। एक होता है कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है कौन सा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके लिए होता है? तो सारी कहानी पीछे लिखी है। तो किस सेल में मिलेगी? तो ऐसी सेल जो एक्टिव पार्टिसिपेट किसमें? प्रोटीन सिंथेसिस और किसमें? सिक्रीशन। क्योंकि आर का असली काम क्या बनाना है? प्रोटीन की सिंथेसिस ही तो करना है। अब आएगा SER। फुल फॉर्म लिखने की जरूरत तो नहीं है। काहे के लिए है? फॉर लिपिड सिंथेसिस। तो लिपिड अगर ना मिले तो फास्फोलिपिड। आखिरी लाइन, फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन। किसमें? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में मत कर देना। खोले एनसीईआरटी। एक ही क्वेश्चन है यहां। कौन से माइक्रोस्कोप में देखोगे? लाइट वाले में, इलेक्ट्रॉन में। ये इलेक्ट्रॉन इस चैप्टर में 4 जगह लिखा मिलेगा, वो चारों याद रखिएगा। जितने मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल हैं अब अपना अपना मनमर्जी काम करते हैं, लेकिन क्योंकि सबके स्ट्रक्चर अलग है, सबके फंक्शन क्या हैं? अलग हैं। लेकिन कह रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो मिलजुल करके क्या बना लेते हैं? एंडोमेम्ब्रेन। क्योंकि उनके फंक्शन आपस में क्या होते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आएंगे? ईआर, गाल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल। लेकिन कौन लोग नाराज हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सिसोम। किसमें शामिल नहीं है? नहीं है। इसी नाते ये पार्ट नहीं है। ये आया कई बार सवाल। इलेक्ट्रॉन किससे देखोगे? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सी सेल देखोगे? तो क्या मिला? नेटवर्क या रेटिकुलम। किसका मिला? टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कहां फैला था? साइटोप्लाज्म। नाम रखना पड़ा। इसके चक्कर में जो अंदर का एरिया है, इंट्रासेलुलर स्पेस, कितने कंपार्टमेंट? 2। एक का नाम ल्यूमिनल और एक का नाम एक्स्ट्रा ल्यूमिनल।
ER पर अक्सर क्या मिलता है, राइबोसोम। और इसी के चक्कर में ऐसे ER जिस पर राइबोसोम होगा उनका नाम क्या रखना पड़ा, और अगर नहीं होगा तो एपीआर कैसे होंगे, तो नाम क्या रखोगे, SER रखोगे। RER कहाँ मिलेंगे, उस सेल में जिसका रोजमर्रा का काम क्या होगा, प्रोटीन या क्या। ये किस नेचर की हैं, एक्सटेंसिव, और किससे जुड़ी हैं, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। और SER ये वही जगह है जहां क्या बनेगी, लिपिड। हाँ, अगर एनिमल है तो क्या बनाना है, लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन इन SER। बस आज इतना ही।